Hello everyone, welcome to another episode of Club or Campus. So basically इस एपिसोड में हम लोगों के पास दो बहुत ही अमेजिंग लोग हैं। हम लोगों के पास पम्प्स राइटिंग सोसाइटी से हैं शामीन नूर। शी इज़ अमेजिंग पर्सन, शी इज़ एस्पायरिंग टू बिकम अ डॉक्टर, थर्ड ईयर मेडिकल स्टूडेंट है। उसके अलावा लिखती हैं, लोगों को लिखने में दिलचस्पी पैदा करवाती हैं और शी इज़ लाइक वन ऑफ द गो टू पर्सन फॉर कंटेंट राइटिंग। ऑन अदर हैंड दूसरा हम लोग के साथ है फाइज। फाइज एन अमेजिंग पर्सन, राइटर, डायरेक्टर, ड्रामाज को लिखते हैं, ड्रामाज डायरेक्ट करते हैं यूनिवर्सिटीज़ के अंदर। ही इज़ ऑल्सो डायरेक्टर ड्रामेटिक्स मेहरान यूनिवर्सिटी डिबेटिंग और ड्रामेटिक सोसाइटीज़ के अंदर। हम लोग को एक और बहुत ही अमेजिंग पर्सन ने ज्वाइन करना था, लेकिन उसके साथ पाकिस्तान का सबसे सरकारी मसला हो गया। सो उसका ट्रांसफार्मर ख़राब है, सो ही कैन नॉट ज्वाइन अस, बट इंशाल्लाह इंशाल्लाह आई गेट हिम नेक्स्ट टाइम। Asha, so guys, can you please introduce yourself as well as your society, starting from Shamin? Okay. Assalamu alaikum everyone. Myself Shameen Noor Qureshi. I am a third year MBBS student at PUMS, and I am the General Secretary of Writing Society. हमारी यूनिवर्सिटी में काफी recently societies start हुई हैं, तो Writing Society के अंदर मैं as General Secretary काम कर रही हूँ। और हमारी सोसाइटी हर वीक सेशंस ऑर्गेनाइज करती है और बेसिकली स्टूडेंट्स को जो भी गाइडेंस चाहिए होती है मेंबर्स को, स्टूडेंट्स को, तो हम वो गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं। That's great. That's great. Faiz, can we hear from you? Yes, I can hear you. Perfect. So, hello everyone. This is Faiz. Nice. Hello everyone. This is Faiz Ali Qureshi, the head of the dramatics of Mehran University Debating and Dramatic Society. Recently studying computer systems engineering in Mehran University. और बेसिकली मैं एक राइटर भी हूँ और एक डायरेक्टर भी हूँ, और इस वक्त जो है मैं मेहरान यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो डिफरेंट ड्रामास जो है वो प्रोजेक्ट को जो है हैंडल भी कर रहा हूँ, कर भी चुका हूँ और अभी रिसेंटली भी कर रहा हूँ। सो अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा, जो पता है सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ है तुम दोनों के बारे में मुझे लगता है वो ये कि एक बेसिकली डॉक्टर बन रहा है और दूसरा कोई कंप्यूटर से इंजीनियर बन रहा है। बेसिकली मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ सेम, लेकिन दोनों का वो जो है ना लिखने की तरफ और ड्रामा और ये सारी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा लिटरेरी समझी जाती हैं, उन चीज़ों की तरफ जो उनका इंटरेस्ट है ना, दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी फ्रेश पर्सपेक्टिव ऑन दीज काइंड ऑफ थिंग्स ना। सो बेसिकली इन दोनों को लाने का मकसद ही यही था कि वी कैन अंडरस्टैंड दैट फ्रेश पर्सपेक्टिव from these people. So Shamin, I'd like to know कि यार एज ए डॉक्टर बनने वाला था ना बंदा, तो उसके साथ में वो सारी चीज़ें होती है। मैंने डॉक्टर बनना है, बहुत सारे बुक्स हैं वो पढ़ना है और बहुत सारी चीज़ें उसकी प्रेपरेशन करनी है और ये सारी चीज़ें। सो किस तरीके से उन सारी चीज़ों में और आप ये करते हो कि नहीं यार देयर इज अनदर सोसाइटी जिसको मैंने स्टार्ट भी करना है, देन मुझे लीड भी करना है एंड देन उसके सेशंस भी अरेंज करने हैं और ये सारी चीज़ें भी करनी है। सो लाइक वो मोटिवेशन कहाँ से आती है इन सारी चीज़ों की? या शामिन? आई फील लाइक अगर आप पैशनेट किसी चीज के लिए तो फिर आप वो कर ही लेते हो, उसके लिए आप टाइम खुद ही निकाल ही लेते हो। इट्स नॉट लाइक आपकी स्केड्यूल इतना बिजी नहीं होता डॉक्टर्स का कि आप किसी भी चीज के लिए टाइम नहीं निकाल सकते हो। आप चाहो तो आप हर काम के लिए टाइम निकाल सकते हो। और इन द मेडिकल फील्ड काफी मिथ्स हैं। डिलेमा एक है कि डॉक्टर सिर्फ पढ़ते रहते हो वो और कुछ नहीं कर सकते, जबकि आई एम अ लिविंग एग्जाम्पल ऑफ इट। और जितनी भी पंप्स में सोसाइटीज हैं उसके सारे मेंबर्स, उसके सारे डेजिग्नेटेड ऑफिशियल्स इस चीज की एक एग्जांपल है कि सिर्फ ऐसा नहीं होता कि डॉक्टर सिर्फ पढ़ते रह जाएं, वो पढ़ने के साथ साथ बहुत कुछ कर सकते हैं। हमारी रूटीन टफ जरूर होती है, बट अपने शौक के लिए, अपने पैशन के लिए टाइम निकालना आई डोंट थिंक इज इम्पॉसिबल। अगर आप बिलीव करते हो अपने ऊपर, अपने इट्स लाइक कि अगर पैशनेट हो तो आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हो, डजंट मैटर, यू जस्ट गो एंड डू दैट थिंग। एग्जैक्टली सेम। फाइज, यही कि भाई एक इंजीनियर का ड्रामा सोसाइटी से क्या ताल्लुक है यार? क्यों लिख रहा है वो, क्यों डायरेक्ट कर रहा है ड्रामे को? बिल्कुल अवैध भाई, जो कि अभी आपकी डिस्कशन चल रही थी, जिस तरह की क्वेश्चन आप पूछ रहे हैं, बिल्कुल हमारी सोसाइटी ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि इंजीनियर या एक डॉक्टर जो है, साइंस से रिलेटेड बंदा जो है वो डायरेक्टिंग के अंदर या आर्टिस्ट वाली जो एक होती है ना उस तरीके की एबिलिटी से जा पाए। लेकिन बेसिकली जैसे कि पहले भी इन्होंने बात की कि जी एक पैशन जो होता है ना एक बंदे का, वो पैशन उसको कहीं भी लेके जाता है। व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। तो आप इंसान की अपनी एक विल होती है ना। मैं जैसे मेरे लिए था, मैं एक राइटर जो था, मैं 7th क्लास से मैंने राइटिंग स्टार्ट की थी, अपनी फिक्शनल स्टोरी लिखा करता था और टीचर भी मोटिवेट किया करते थे, इंकरेज किया करते थे कि यार आप अच्छा कर रहे हैं, आप अच्छा करिए, यू मस्ट मूव ऑन।
तो फिर उसको फिर मैंने ऐसा ऐसा मूव ऑन करता गया। इंटर क्लास में पहुंचा तो स्पीचेस लिखना स्टार्ट में स्पीचेस से लिया, फनी स्पीचेस लिखा करता था। तो वो भी इंकरेज हुआ करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार मैं कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक राइटर है जो कि निकलना चाहता है, जिसको एक प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, जिसको एक मिलना चाहिए जहाँ जहाँ से वो अपना एक पैशन जो है वो शो कर सके या टैलेंट अपना शो कर सके। तो मेरा यूनिवर्सिटी की डिबेटिंग सोसाइटी या ड्रामेटिक सोसाइटी मेरे लिए एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बना। एंड एक दिन अचानक से मेरे सामने एक पोस्ट आती है कि जी हमें ड्रामा डायरेक्टर या ड्रामा राइटर की जरूरत पड़ती है। मैंने मतलब ऐसा मेरे को इंटेंशन नहीं था कि मैं कोई हेड ऑफ ड्रामेटिक्स बन पाऊंगा। बस मैंने कहा था यार मैं एक टैलेंट है, एक पैशन है, व्हाई नॉट ट्राई। तो ट्राई किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह हेड ऑफ ड्रामेटिक्स बना। फिर तो एक अलग ही पर्सपेक्टिव बन गया, फिर तो एम बन गया, बाकायदा गोल बन गया। फिर तो ऐसा लगा कि बस अब तो डिटर्मिनेशन है, करना है कुछ ना कुछ। फिर पहला प्रोजेक्ट मिला, उसके बाद फिर जो काम करना स्टार्ट किया, फिर उसको जो इंकरेजमेंट मिली तो आई फेल कि यार मतलब राइटर है, मतलब कुछ ना कुछ तो है। लेकिन लेकिन आपने जो बात की सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करती, यानी मतलब एक्सपेक्ट नहीं करती कि यार मतलब एक मतलब यार ये तुम राइटर यार कहाँ चले गए, तुम तो इंजीनियर थे, ये तो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट हो, कहाँ जा रहे हो। लेकिन आई थिंक पेशेंट जो है ना, बेसिकली किसी भी इंसान के अंदर पैशन है, टैलेंट है, तो ही कैन डू एनीथिंग ही वांट्स टू। तो मेरे अंदर भी पैशन था, मैंने उसी चीज को जो है वो फॉलो किया। अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इंजीनियर तो नहीं, लेकिन एज हेड ऑफ ड्रामेटिक राइटर जरूर रिकग्नाइज जाता हूँ। This is nice. This is nice. अच्छा, I can totally relate with. But saying कि of course आपका एक पैशन होता है ना, it develop from something. कोई सी चीज होती है, कोई से वाक्य होता है, कोई साथ साथ है, कोई सी इंस्टेंस होता है। At that moment you see कि नहीं, डॉक्टर बन जाऊंगा, इंजीनियर बन जाऊंगा, लेकिन दिस इज माई पैशन। कि मैं फॉर एग्जाम्पल व्हाट वाज दैट थिंग दैट स्टार्टेड यू कि नहीं मैंने लिखना है, यू आर डूइंग कंटेंट राइटिंग एज वेल। तो वो किस तरीके से स्टार्ट होती है, वो क्या चीज थी दैट गेट स्टार्टेड? बेसिकली ये चीज ना मेरी तो चाइल्डहुड से ही डेवलप हुई है। बचपन से ही ना मुझे राइटिंग का शौक था। बेसिकली जब अपने दिमाग से स्टोरीज बनाने, या इस तरह की राइटिंग नहीं, बेसिकली फेयर काम स्कूल का वो भी मुझे अच्छा लगता था करना। लिखते लिखते ना फिर खुद लिखना, स्टोरी डेवलप करना, ये सब चीजें अच्छी लगने लगी। फिर स्कूल आके मैंने डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सप्लोर की। सबसे ज्यादा स्क्रिप्ट राइटिंग। आई यूज टू लव परफॉर्म एज अ होस्ट, मुझे एंकरिंग होस्टिंग अच्छी लगती थी। तो मैंने टीचर से सीखना शुरू किया कि वो स्क्रिप्ट हमें किस तरह बना के देते हैं। लाइक स्कूल लेवल पे तो आपको स्क्रिप्ट प्रोवाइड की जाती थी ना, तो मैंने उन टीचर से सीखा कि वो स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। अगर डिबेट हो रही है तो वो डिबेट की स्क्रिप्ट कैसे बनाते हैं। तो फिर फ्रॉम कॉलेज मैंने कॉलेज में अपनी स्क्रिप्ट्स खुद लिखना शुरू की, डिबेटिंग के लिए भी अपनी स्क्रिप्ट्स खुद लिखना शुरू की। तो कॉलेज में फर्स्ट एक्सपीरियंस था खुद स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए, होस्टिंग इवेंट्स के लिए भी स्क्रिप्ट्स लिखने के लिए और डिबेटिंग के लिए भी। वहां से ना फिर मैंने फिक्शनल की तरफ भी आना शुरू किया। फिर यूनिवर्सिटी आके ना उस साइड को मैंने अपनी फिक्शन साइड को ज्यादा एक्सप्लोर किया कि डिफरेंट नॉवेल्स एंड स्टोरीज, शॉर्ट स्टोरीज, इस तरह मैंने लिखना स्टार्ट की। लाइक अगर कोई टीचर क्लास में लाइक एक बोरिंग टॉपिक चल रहा है जो कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा, मुझे पता है बाद में मुझे उसको यूट्यूब से ही पढ़ना पड़ेगा, तो उस टाइम को मैं बैठ के वहां पे अपनी स्टोरीज लिखती थी। तो फिर मैंने पहले फोन में लिखना स्टार्ट की, फिर जब सोसाइटी डेवलप हुई तो फिर उन सोसाइटी के अंदर हम लोग, राइटर्स की सोसाइटी है ना, तो बेसिकली राइटर्स हम लोग एक दूसरे के साथ अपना कंटेंट शेयर करते हैं लिखा हुआ। वहां से मुझे लाइक डिफरेंट रिएक्शंस मिले, सब पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों साइड। लाइक राइटर्स एक हेल्दी वे में एक दूसरे को हमारी सोसाइटी में सपोर्ट करते हैं। एक होता है क्रिटिकल राइटिंग, क्रिटिक्स होते हैं। वो कुछ हमारे पास प्रोफेशनल क्रिटिक्स भी थे, हमारी खुद की जो राइटिंग सोसाइटी की प्रेसिडेंट है वो अमेजिंग। ब्लॉग्स लिखती हैं, तो काफी अच्छी क्रिटिक भी हैं। तो वो काफी एक पॉजिटिव वे में काफी गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं हम लोगों को कि आप ये चेंजेस ला सकते हो या आप इस तरह कर सकते हो। तो राइटिंग सोसाइटी ने मुझे बहुत अच्छा एक बूस्ट दिया है अपनी राइटिंग के लिए। उसके अलावा अबाउट कंटेंट राइटिंग, कंटेंट राइटिंग भी ना मुझे मेरे फ्रेंड्स के लिंक्स के थ्रू पता चली। ओके, मेरे फ्रेंड्स ना सारे काफी सारे फ्रेंड्स मेरे टेक रिलेटेड फील्ड्स में हैं, और टेक फील्ड्स में तो कंटेंट राइटिंग का लाइक एक प्रॉपर फील्ड मौजूद है ना। तो वो लोग जब एक्सप्लोर कर रहे थे मैंने उनके साथ एक्सप्लोर किया। मैंने कहा कि इसमें कोई ऐसा क्राइटेरिया नहीं है कि मैं नहीं कर सकती हाँ। वैसे बीइंग अ डॉक्टर। तो फिर मैंने सोचा ओके ये तो मैं कर सकती हूँ, ये मुझे आता है, तो ट्राई करती हूँ। इस तरह फिर मैंने कंटेंट राइटिंग की तरफ भी गई। फिर मैं डिफरेंट कम्युनिटीज एंड सोसाइटीज के लिए भी स्क्रिप्ट्स लिखना स्टार्ट की मैंने, और उनके लिए कंटेंट राइटिंग करना शुरू की जो वो उनको नीड होती थी उस बेसिस पे। अमेजिंग 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 स्टोरी। फैज, कैन यू टेल मी अबाउट योर स्टोरी? कहाँ से वो हुक मिला है कि भैया नहीं अब कुछ लिखने का, कुछ करना है, लिटरेरी काम करना है? बेसिकली
एक्चुअली मेरे साथ ना एक बहुत इंटरेस्टिंग सा ना छोटा सा वाक्य है, जो मैं समझता हूँ कि जो कि मेरी राइटिंग के ना सबसे पहला जो है ना कि इनिशियल स्टेप था। बेसिकली मेरी ग्रूमिंग जो है ना वो इस तरीके के इन्वायरमेंट में हुई जहाँ पर मैं पाकिस्तानी ड्रामा, मेरी मदर देखा करती थी पाकिस्तानी ड्रामा, इंडियन ड्रामा। तो वो ड्रामा देख देख के स्टोरी बनाने का जो एक था ना वो दिमाग में पर्सपेक्टिव चलता ही चलता रहता था। तो एक दिन हुआ क्या कि मैं 7th क्लास का स्टूडेंट था, और हमारा जो है ना फर्स्ट डे था क्लास के अंदर। तो हमारे एक टीचर थे उर्दू के, उन्होंने हमें पहला टॉपिक पढ़ाया था स्टोरी राइटिंग का। तो उसमें क्या था कि एक उन्होंने लाइन ऊपर पढ़ दी हुई थी, और उन्होंने कोई लाइन दी हुई थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि आगे से स्टोरी आपने उन्हें खुद बनानी है। तो फिर उन्होंने थोड़ा बहुत इंस्ट्रक्शंस पास की, एंड देन फिर उन्होंने कहा कि अब लिखना स्टार्ट करें। आई वाज वेटिंग कि सर अपनी जो है ना पूरी जो उनकी लेक्चर था वो खत्म करें तो मैं अब लिखना स्टार्ट करूँ। देन फिर जो है जैसे ही उन्होंने अपना लेक्चर खत्म किया, आई स्टार्टेड राइटिंग। जैसे ही लिखना शुरू किया, सर ने क्लास का राउंड लेना स्टार्ट कर दिया। राउंड लेना स्टार्ट कर दिया तो ही व्हेन ही कम्स टू मी, तो उन्होंने देखा कि यार एक स्टूडेंट जो है, उन्होंने क्लास में अनाउंस किया कि यार एक स्टूडेंट है, इसका कलम रुकने का नाम ही नहीं ले रहा, ये कंटिन्यूसली राइटिंग, यानी कि इसके दिमाग में कुछ ना कुछ है। एंड उस समय क्लास का एक एवरेज स्टूडेंट था। तो टीचर ने जो है ना वो सारी क्लास के सामने कहा कि भाई क्लास में मुबारक को एक राइटर आने वाला है। तो आई वाज लाइक, उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे कहानी जो है पढ़ाई क्लास के अंदर, तो ही अप्रिशिएटेड मी, एंड फिर क्लैपिंग करवाई। उसके बाद फिर 8 क्लास के अंदर हमारी एक इंग्लिश की मैम हुआ करती थी, वो भी सेम इसी तरीके से हमारे इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर डिफरेंट चीज होती थी, ऐसे राइटिंग, डायलॉग राइटिंग, स्टोरी राइटिंग। तो वो मुझे कहा करती थी कि तुम्हारी जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स है ना वो बहुत ज्यादा है, लेकिन तुम्हारा जो स्टोरी राइटिंग लिखने का जो क्रिएटिव माइंड है ना, तो तुम चीजें लेके आ रहे हो, वो लगता है कि बाकायदा कोई ओरिजिनल लिख रहा है, यानी कॉपीड मटेरियल नहीं है। फिर वहां से मतलब एक आहिस्ता आहिस्ता यू नो कि जैसे कतरा कतरा हाँ दरिया हाँ बनता बिल्कुल। है, वैसे वैसे कतरा कतरा मेरे अंदर बनता जा रहा था। फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता 9th के अंदर भी सेम इसी तरीके से टीचर्स मुझे इंकरेज किया करते थे। फिर स्टूडेंट्स को पता चलने लगा, फिर वो मुझे कहते थे कि यार तुम तो कुछ हो, मतलब लिख के दो मुझे, कुछ ना कुछ लिख के दो, फिक्शनल स्टोरी लिख के दो। स्टूडेंट्स बोलते थे कि यार हमें कुछ ना कुछ लिख के दो, हमें परफॉर्म करवाना है, ये वो इस तरीके से। फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर मैंने अपना पहला जो है ना समझे कि इंटर क्लास के अंदर मैंने स्पीच लिखी थी अपने कॉलेज के लिए, बहुत ही फनी स्पीच थी मतलब मैंने अपने पूरे कॉलेज के जो है वो एनवायरनमेंट को उसमें कवर किया था फनी वे के अंदर। तो उस स्पीच को हमारे वाइस प्रिंसिपल वगैरह सब जिस दिन फेयरवेल था हमारा, मैंने उस दिन पढ़ी थी। एंड उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया इवन कि उन्होंने फिर एनुअल फंक्शन के अंदर बाकायदा तौर पे हमारे 3 कैंपस है कॉलेज के, तीनों कैंपस के अंदर उन्होंने कहा कि ये स्पीच जो है वो तीनों कैंपस के अंदर पढ़ी जाएगी। तो मुझे वाह वहां से नाइस। मतलब ये अंदाजा होता गया कि यार आई माँ मतलब कहीं ना कहीं है, कुछ ना कुछ तो है जिसको मतलब कोई ना कहीं पाथ मिलना चाहिए। फिर उसके बाद जैसे फिर एक दिन अचानक से यूनिवर्सिटी के अंदर मेरे सामने एक पोस्ट आती है, मैंने आपको बताया इसके बारे में कि हमें ड्रामा राइटर की जरूरत है। तो मुझे लगा कि यार इनको सिर्फ एक ड्रामा स्टोरी लिखवानी होगी, किसी दिन कोई ड्रामा के प्रोजेक्ट होगा, उसके ड्रामा राइटर की जरूरत है। तो मैंने उनके लिए जो है ना इंटरव्यू दिया। इंटरव्यू के अंदर मैं एक स्क्रिप्ट लेके गया था अपने साथ सैंपल के तौर पे। तो टीचर्स लाइक जब पैनल बैठा हुआ था इंटरव्यू का, तो बोला कि तुमने ये स्क्रिप्ट जो है वो इस खास तौर पे इसी मतलब इंटरव्यू के लिए लिखी है? तो मैंने कहा हाँ सर, मुझे था कि मैं एक सैंपल लेके जाऊँ अपने काम का, ताकि जो है वो शायद आप लोग पसंद कर लें। तो उन्होंने कहा कि इसमें से कोई डायलॉग पढ़ के सुनाओ। तो कुछ डायलॉग्स मैंने पढ़ के दिखाया। एक करेक्टर था बबली, वो भी फनी करेक्टर था उसमें। तो उन्होंने कहा कि मतलब यार मतलब तुम तो तुम्हारे अंदर, उन्होंने मुझसे बाकायदा स्क्रिप्ट लेने की मतलब कहा कि हमें स्क्रिप्ट दो। लेकिन मेरे एक दूसरे पैनल थे, उन्होंने वो थोड़ा अपना ना एक करेक्टर के अंदर उन्होंने कहा कि नहीं नहीं फिलहाल रहने दो, बाद में हम स्क्रिप्ट ले लेंगे। लेकिन फिर अचानक से एक दिन फिर हेड ऑफ ड्रामेटिक्स का नाम जो है रिकग्नाइज किया गया मुझे, मेरा नोटिफिकेशन का नाम है। तो फिर इस तरीके से मेरी जर्नी ना पूरी मतलब एक 7th क्लास के मतलब एक टीचर के सिर्फ एक कमेंट ने जो है ना कि भाई क्लास मुबारक राइटर आने वाला है, तो उस कमेंट ने मुझे कहीं ना कितना इंकरेज किया कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह आज बाकायदा एक राइटर हूँ। मतलब मेरी रिकग्नाइजेशन होती है कि मैं राइटर। यार दिस इज अमेजिंग अमेजिंग। टीचर्स प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल स्पेसिफिकली उधर के कुछ ऐसे टैलेंट्स होते हैं जो नहीं दिखते किसी को, कुछ लोगों को दिख जाते हैं। फॉर एग्जांपल इफ आई एम गुड एट राइटिंग, वेरी फ्यू पीपल, जहाँ पर हम लोग अपना फेयर बुक कल्चर है, जहाँ पर हम लोग कुछ नया लिख नहीं रहे होते, हम लोग को एसेज भी वो बोर्ड पे लिखते थे, और वी यूज्ड टू छापना दो एसेज। हम लोग वो लेटर्स भी सारे एक ही अपने भाई को सारे सेम लेटर्स भेज रहे होते थे कि भाई मुझे ये चाहिए, या फिर वो एप्लीकेशन जो हम लोग सबको एग्जैक्ट सेम वर्ड्स के साथ एप्लीकेशन लिख रहे हैं, वो यही होता था ना। सो एट दैट पॉइंट कि किसी टीचर का इस वो क्रिएटिव एलिमेंट लाना इन क्लास, दैट वाज रियली अमेजिंग थिंग। एंड दैट मेक्स यू वंडर कि अच्छा व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज। आई कैन टोटली रिलेट टू इट बिकॉज, तो दिस इज ग्रेट ग्रेट। अच्छा, मुझे अभी अभी बताना कि वो राइटर को बोला कि स्क्रिप्ट को पढ़ो। दिस इज समथिंग आई रियली हेट इन जनरल। आई वुड लाइक टू नो योर पर्सपेक्टिव एज वेल कि अगर मैं आपको बोलूँ आपकी लिखी हुई स्टोरी, आपकी लिखी हुई स्क्रिप्ट, बोले पढ़ के सुनाओ, आई एम लाइक यार नहीं, मैं एक्टर नहीं हूँ। आई एम लाइक मेरे जहन में कैरेक्टर बोल रहा है, वो बहुत अमेजिंगली बोल रहा है, मैं बोलूंगा ना तो वो होता है। सो व्हाट डू यू थिंक, जब समन आस्क कि पोएट्री लिखिए, अब पढ़ के बता दूं मैं ग्रुप में लिखने वाला हूँ मैं, तो व्हाट डू यू गाइस थिंक ऑफ दैट कि अपने कंटेंट को जब बता रहे हो, सो इट्स लाइक स्टोरी टेलिंग अ डिफरेंट आर्ट।
story writing is a different art, acting is a different art, directing is a different art. So like how do you what do you think of that, Shamin? अभी मैं एक और इंसिडेंट ऐड करूंगी। लास्ट फ्राइडे ही हम लोगों के इंटरव्यू थे, उसमें भी हम लोगों को पहला पॉइंट ये बोला कि आप जो लिख कर लाए हो अपना कंटेंट आप हमें सुनाओ, रीड करके। इट्स वेरी डिफरेंट, क्योंकि अब जब आप रीड करके सुनाते हो ना, आप बहुत एक डिफरेंट वे में सुनाते हो। इतना क्लियरली आपको क्लियरली बोलना होता है, सिंपल वर्ड्स में बोलना होता है, विदाउट एनी एक्सेंट बोलना होता है, सिंपलेस्ट टोन में बोलना होता है ताकि अगले इंसान को समझ आए। रीडिंग इज समथिंग एल्स। और फिर अगर वो आपको डायलॉग पे लिखे हुए डायलॉग्स को प्रॉपरली सुनना चाहते हैं, वो काफी एक डिफरेंट चीज हो जाती है। आई बिलीव कि अगर कोई पैनल आपके सामने है ना, वो थोड़ा सा टाइम लेके अगर रीड कर लेना तो उन्हें ज्यादा बेहतर समझ आएगी। जब वो कहते हैं ना कि आप रीड करके सुनाओ, तो उसमें मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जिसने अच्छा रीड करके सुना दिया वो सिलेक्ट हो जाता है, फिर जो अच्छा रीड नहीं कर पाया वो थोड़ा पीछे चला जाता है। दैट्स व्हाट आई ऑब्जर्व। हाँ एग्जैक्टली, दिस इज माय पॉइंट है कि भी देखो दोनों अलग आर्ट है। तो अगर वो जो ट्रायल्स देने आया एज एन एक्टर वो मेरा परफॉर्म करके देखे तो ज्यादा क्लियर पता पड़ेगा रादर देन मी, क्योंकि मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं फेस पर और सारी चीजें नहीं है। यस फाइज। अच्छा अवैध भाई, मेरे केस में ना थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज मैं खुद कहीं ना कहीं ना मेरे अंदर एक एक्टर भी है छोटा मोटा। तो वो जो जितने भी कैरेक्टर्स मेरे लिखे थे ना, वो सारे मैंने बाकायदा खुद एडॉप्ट पहले किए थे कि मैं कर सकता हूँ, मतलब मैं उसको कितना एंजॉय कर रहा हूँ। तो जब मैंने बबली का कैरेक्टर मुझे वहां पर उन्हें करने के लिए बोला ना, लिटिल बिट कंफ्यूजन हुई थी, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मुझे कहीं कैरेक्टर करके दिखे। तो जब उन्होंने करने के लिए कहा तो मेरे अंदर एक्टिंग स्किल्स भी थी। एक्चुअली मैंने अभी हमारा जो ड्रामा था उसके अंदर फिर मैंने ना कि सिर्फ उसको डायरेक्ट भी किया, राइट भी किया, उसके अंदर करेक्टर भी प्ले किया। वो एट दी एंड बिल्कुल मोमेंट पे हमें एड करना पड़ा करेक्टर, क्योंकि पहले एड नहीं था, बट हमें फिर स्टोरी को थोड़ा बड़ा करना पड़ा। तो इस वजह से फिर हमें मुझे वो करेक्टर फिर हमें रिक्वायरमेंट थी कास्ट में, फिर मैंने कहा कि मैं कर दूंगा, नो प्रॉब्लम। तो फिर एट दी एंड मैंने किया। तो मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत एक्टिंग का भी मैंने कहा ना, मैं ग्रूमिंग ड्रामा ड्रामा देखते देखते हुई है। तो फिर वो वहीं कहीं ना कहीं मेरे अंदर वो भी चीज थी। तो फिर जब मेरे उन्होंने कहा ना कि भाई आप करके दिखाएं, तो पहले कंफ्यूजन हुई थोड़ा सा, मतलब लगा कि यार अब ये क्या पूछ रहे हैं उन्होंने मुझसे। पर बहरहाल मैंने जब वो किया तो दे रियली एंजॉयड। मतलब वो इस तरीके का एक ना सुना कि फीमेल एंड मेल कैरेक्टर का मतलब समझे कि मिलाप था, कॉम्बिनेशन था वो एक किस्म का। अस्सलाम वालेकुम जिल्लाही कुछ लाइंस थी। तो वो फिर उन्होंने काफी इंजॉय की एट एंड ईयर। बट एज अ राइटर आई थिंक जैसे अभी शामीन ने बात की या आप जैसे बात करें कि अगर सिर्फ मैं एक राइटर होता तो डेफिनेटली मेरे लिए प्रॉब्लम होता, क्योंकि जो कैरेक्टर मैंने लिखा है वो वाकई मेरे माइंड में तो है, लेकिन उसको मैं परफॉर्म नहीं कर सकता, बिकॉज मैं एक राइटर हूँ, मैं कोई एक एक्टर नहीं हूँ। एक एक्टर हो तो चलो ठीक है, जैसे मैंने मुझे मेरे अंदर थी स्किल तो मैंने कर लिया, अदरवाइज अगर मैं नहीं हूँ तो डेफिनेटली फिर वो रीडिंग जो होती है ना, फिर वो रीडिंग आगे वो लगता है कि यार नहीं इतना कोई खास नहीं है। लेकिन तो भी ऑनेस्ट जो करेक्टर जब प्ले करने के आता है ना, तो वाकई करेक्टर लगता है कि हाँ भाई कोई चीज तो है, मतलब वाकई तो कोई है। लेकिन वाकई ये करते हैं कि एक राइटर से एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए कि वो एक एक्टर बने। हाँ हाँ अगर वो एक्टर है तो ठीक है, लेकिन अगर उससे ये एक्सपेक्टेशन की जाए कोई एक्टर बन के आपके सामने जो है वो अपनी स्क्रिप्ट पढ़ के सुनाए, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट वाकई होता है। हाँ, दिस इज समथिंग। अच्छा कि अगर आप नहीं हो देन आपके लिए वो एक मसला है, वो आप फिर बोलो यार नहीं स्क्रिप्ट ना लो, मेरी जान छोड़ो, क्योंकि मैं बहुत बुरा फील कर रहा हूँ विद दिस। अच्छा, सो व्हाट्स योर फेवरेट अभी तक, जैसे कि यू हैव ग्रोन अप वाचिंग ड्रामास और ये सारा चीजें ना, सो लाइक व्हाट्स योर फेवरेट कैरेक्टर अभी तक का? लाइक ये कैरेक्टर बहुत अमेजिंग पर्सन है, दिस इज व्हाट्स योर फेवरेट कैरेक्टर? आई हैव टू थिंक अबाउट इट। या लाइक नेम 2 3, कोई मसला नहीं, चलो। फाइज, टॉप ऑफ द हेड कोई है? अ, जी जी बिल्कुल है। असल में मेरे जो वो दो ड्रामास थे, उसमें एक तो कैरेक्टर बबली, बबली का कैरेक्टर बेसिकली बहुत एंजॉइंग कैरेक्टर था, यानी कि मतलब लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसको प्लेटफॉर्म ना मिल सका। well, मेरा जो हमारे ड्रामा एडवाइजर थे उन्होंने कहा कि मतलब रियल तरीके से, मैंने कहा कि सर ह्यूमर है, स्टैंडिंग बहुत मजा आएगा, लाफ्टर मिलेगा हमें, पंच लाइन्स थी उसकी, लेकिन वो उनका यही था कि नहीं रेलेवेंसी नहीं आ रही है, रेलेवेंसी नहीं आ रही। तो वो कैरेक्टर ना कहीं अभी भी मेरे पास है, मैं चाहता हूँ कि उसको कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म मिले। वो प्ले कैरेक्टर प्लस मतलब बहुत ही इंजॉइंग कैरेक्टर है, बहुत ही लवली। एक तो वो अच्छा, कैरेक्टर है, इसके अलावा मेरे एक ड्रामा था मन में, उसमें लाला कैरेक्टर था पठान का, वो भी एक बहुत इंजॉय कैरेक्टर था। मुझे जो दो कैरेक्टर्स जो है ना मेरे लिए मतलब समझे कि बिल्कुल दिल के करीब है। बबली का कैरेक्टर सबसे ज्यादा करीब, क्योंकि सबसे पहला कैरेक्टर जो था वो मैंने फनी कैरेक्टर मैंने वही लिखा था, और अभी भी मैं चाहता हूँ कहीं ना कहीं मैं किसी स्क्रिप्ट में इसको लगाऊंगा, कहीं ना कहीं उसमें रिलेवेंसी लेकर आऊंगा उसमें। तो ये अच्छा, कैरेक्टर दो हैं। अच्छा ठीक है, तुम्हारे लिखे हुए वी गेट इट,
द कैरेक्टर्स दैट यू वॉच्ड ग्रोइंग अप ना, बड़े तो ड्रामा देख रहे हो, मूवीज देख रहे हो, किताब पढ़ रहे हो, सो लाइक यू फील लाइक ये कैरेक्टर मेरा फेवरेट कैरेक्टर है ऑल टाइम का, है कोई? होगा, जरूर होगा, जरूर होता है, like, ऐसे तो हो गए दो तीन ऐसे टॉप ऑफ माइंड आ जाते हैं, यार ये बहुत नाइस कैरेक्टर है। हाँ। सुनिए, मेरे मुझे नाम याद नहीं आ रहा। अनवर मकसूद का एक शो हुआ करता था, लूज टॉक। हाँ हाँ उनके हाँ साथ हाँ। एक एक्टर हुआ करते थे, मुझे याद कमान मोइन अख्तर। नाम याद नहीं आ रहा है मुझे। मोइन अख्तर साहब, मोइन अख्तर। तो मोइन अख्तर, यस मोइन अख्तर मतलब मेरे लिए लेजेंड है वो। मतलब मैं अगर एक्टिंग में किसी की मानता हूँ ना, मतलब किसी को भाई बाकायदा कोई है, यानी कि जिस तरीके से करेक्टर को अडॉप्ट करते थे और बाकायदा उस करेक्टर के साथ चले जाते थे। मोइन अख्तर इज समथिंग लाइक, मतलब मेरे लिए एक बहुत बड़ी समझे कि इंस्पिरेशन है वो। अच्छा, मोइन उनका अख्तर सबसे है, फेवरेट कैरेक्टर कौन सा नुमान है? इजाज, यस। मोइन अख्तर का सबसे फेवरेट कैरेक्टर लो स्टॉक के अंदर ही था। जो उन्होंने क्या था कि एक आई मुझे याद नहीं आ रहा इस वक्त। उन्होंने क्या था अपना एक क्या कहते हैं जो इलेक्ट्रिशियन बन के आए थे वो अपना उस ड्रामा के अंदर, सॉरी लो स्टॉक के उनके अंदर, और वो कुछ इस तरीके से बन के आए थे। अगर फुल उनका कवर था, ये प्रॉपरली याद नहीं आ रहा ना, रियली सॉरी सॉरी, अरे हाँ मैं हाँ, इस नहीं वक्त नहीं। आप प्रॉपरली उसका बता नहीं सकता, एक्सप्लेन नहीं कर सकता। बाकी हाँ नुमान इजाज के बारे में बताऊं, नुमान इजाज भी मेरे लिए एक बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है, क्योंकि नुमान इजाज को जो है ना, मैंने डिफरेंट कैरेक्टर में हमेशा लीडिंग रोल प्ले करते हुए देखा। नुमान इजाज की जो एज के जो लोग हैं ना इस वक्त, आपको पता है वो फादर कैरेक्टर प्ले कर रहे होते हैं, या कि मतलब सीनियर कैरेक्टर कोई ना कोई प्ले कर रहे होते हैं। क्योंकि नुमान इजाज का रिसेंटली उनकी एक सीरीज आई थी सबा कुमार के साथ, हाँ मिस्टर एंड हाँ, मिसेस शमीम। ऑफ उसमें कोर्स। उन्होंने लीडिंग रोल प्ले किया था। एंड मतलब आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मतलब एक एक्टर जो कितना सीनियर है लेकिन वो लीडिंग रोल प्ले कर रहा है, तो आई थिंक नुमान इजाज मतलब समवन लाइक के यार, मतलब वो किसी भी कैरेक्टर को कहीं से भी अडॉप्ट कर लेते हैं। फादरा कैरेक्टर हो, लीडिंग कैरेक्टर हो, यानी कि हर कैरेक्टर के अंदर एडजस्ट करना नुमान इजाज से कुछ है। तो नुमान इजाज इन माई लाइक इंस्पिरेशन, वो भी एक मतलब मेरे लिए बहुत पसंदीदा कैरेक्टर है। क्या मीन? कैरेक्टर्स की अगर बात करूं तो एक ड्रामा, अभी इतनी पूरी कन्वर्सेशन में मेरे माइंड में बैक टू बैक एक हाँ ही हाँ। ड्रामा आ रहा था, ये की। और मैंने काफी पुराना ड्रामा है, थोड़ा इतना ज्यादा पुराना नहीं, बट लाइक नॉर्मल टाइम का, मेरे टीनेज या फिर कह ले इस टाइप का ड्रामा है वो। क्या नाम तो है? उस ड्रामे की स्टोरी बेसिकली यकीन का सफर, हाँ, यस। आहत हमीद सज्जल अली का ड्रामा है। या है, आई रिमेम्बर, आई रिमेम्बर। मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग अबाउट दैट ड्रामा वाज कि उसमें कैरेक्टर्स के फ्लॉज भी दिखाए गए हैं, कि कैरेक्टर्स ने क्या मिस्टेक्स किए हैं और उनकी लाइफ में उसका क्या रेपिकशन हुआ है, और फिर उनका लाइक रिडेम्पशन तक का फेस था सारा। तो वो उस ड्रामे के सारे कैरेक्टर्स, स्पेशली द लीड कैरेक्टर्स, मुझे काफी इंस्पायरिंग लगते हैं। लाइक उसके बाद से ही ना मेरा मेडिकल में भी इंटरेस्ट काफी बढ़ गया था, कि ओके, आप बाहर जाके भी अपनी कंट्री में वापस आ सकते हो, रिमोट एरियाज में। उस ड्रामे में रिमोट एरिया में जाके उन्होंने एक हॉस्पिटल भी खोला था। दैट वाज क्वाइट इंस्पायरिंग फॉर मी। दैट्स सो। डू रीड बुक्स? ऑफ कोर्स, लिख रहे हो तो पढ़ रहे होगे। या डेफिनेटली, हर या। राइटर सिर्फ लिखना नहीं है, पढ़ना हाँ, जरूर है। लाइक ऑफ बिफोर कोर्स, बीइंग अ उसे राइटर पढ़ना आप चाहिए। भी है। सो लाइक तो रीडिंग, what's like your top 5 books, like top 5, okay, these are like must read for everyone? मुझे लगता है काफी सारी बुक्स ऐसी हैं जो हैं बहुत अच्छी, बट सब लोग पढ़ नहीं पाते बिकॉज ऑफ द लैंग्वेज दे आर रिटन इन। जैसे बानो कुत्सिया की बुक्स बहुत अच्छी हैं, बट उनकी जो उर्दू जिस तरह की यूज की हुई है ना, लिटरली मैंने अपनी फ्रेंड्स को रिकमेंड अगर की भी है ना, तो उन्होंने ये बोल दिया कि नहीं, इसमें बहुत हार्ड उर्दू है, इतनी तो हमें नहीं समझ आ रही। एंड कौन सा आई बुक है? एम एन उर्दू। इतनी तो डिफिकल्ट नहीं है। जैसे इंग्लिश बुक्स में अगर आप जाएं तो हॉलैंड कूवर, ये सारी ऐसी बुक्स है ना कि लाइक इनको पढ़ने वालों को आप लाइक प्रॉपर रीडर्स नहीं कह सकते, एग्जैक्टली, क्योंकि दिस आई बिलीव इट। ये हर एक पढ़ सकता है, ये हर एक पढ़ लेता है। और अब इतनी वायरल हो गई है, लिटरली यूनिवर्सिटी सेकेंड ईयर में क्या हुआ था, एक स्टूडेंट ने हॉलैंड कूवर की बुक खरीदी और वो पूरी क्लास में रोटेट हुई है, सबने बदल बदल के सबने पढ़ लिए। इवन हॉलैंड कूवर की राइटिंग भी ना मुझे काफी एक टिकटॉक वाइब देती है। लाइक टिकटॉक में जिस तरह स्टोरीज चल रही होती है ना, उसकी वाइब होती है फैंटेसी। लाइक जिनको फैंटेसी पसंद है उनको तो पसंद आती है, लाइक आई लाइक फैंटेसी रीडिंग्स, तो मुझे अच्छी लगती है। लेकिन हॉलैंड कूवर की बुक्स ऐसी है ना कि लाइक कंप्लीट नहीं कर पाई मैंने। इवन इट एंड्स विद अस, काफी फेमस बुक है, उसके बावजूद मैंने उसको कभी कंप्लीट नहीं पढ़ा, बिकॉज एक पॉइंट के बाद ना उसकी स्टोरी बहुत प्रिडिक्टेबल हो गई थी कि एग्जैक्टली। ओके, इट्स गोना बी इन अ स्टोरी। या। जहाँ कोई
क्लाइमेक्स में, अगर आपने क्लाइमेक्स में कोई सस्पेंस नहीं रखा ना एज अ राइटर, तो समटाइम्स आई फील कि इतनी प्रिडिक्टेबल स्टोरीज को पढ़ने का दिल नहीं करता। कोई और आई एम नॉट दैट ग्रेट रीडर, मुझे इतना ज्यादा रीडिंग में मजा नहीं आता। तो आई प्रेफर कि कहीं से मुझे कोई ऑडियो बुक मिल जाए, या फिर किसी बुक का मुझे मूवी वर्जन मिल जाए, तो मैं प्रेफर करती हूँ कि वो मैं देख लूँ। बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे रीडिंग में इतना मजा नहीं आता। बट स्टिल मैं जब रीड करती हूँ तो मैं प्रेफर करती हूँ कि मैं लाइक एक प्रॉपर बुक रीड करूँ। ये यस। जस्ट सिंपल ना कि हर एक रीड कर सकें। हॉलैंड कूवर, हुमैरा अहमद, दीज आर, ये ऐसे हर एक ने पढ़ी हुई होती है। ये बहुत बेसिक इनकी स्टोरीज होती है। इनका राइटिंग पैटर्न काफी सिंपल है, इन्हें पढ़ना काफी ज्यादा इजी है। उस एक तो वन ऑफ अस इज लाइंग, ये मैं जरूर ऐड करना चाहूंगी। वन ऑफ अस इज लाइंग वो काफी एक अच्छा सस्पेंस इन मिस्ट्री बुक है। ओके। सेकंड, बानो कुत्सिया की कोई भी बुक। बानो कुत्सिया इज अ रियली कौन सी? नाइस राइटर। आई अमेजिंग, यस, बट कौन सी? विच काफी अच्छी लगी थी मुझे। मतलब मेरी बुक कलेक्शन स्टार्ट भी ना मम्मा की बुक से हुई थी। मम्मा के पास जो बुक्स ग्रेट। रखी होती थी, स्टार्ट की। मम्मा के पास पोइट्री बुक्स रखी होती थी, वसी शाह की पोइट्रीज रखी होती थी। उनसे मैंने पोइट्रीज की तरफ थोड़ा सा जाना स्टार्ट किया। फिर इंग्लिश बुक्स तो ये है कि मुझे लाइक मेरी फ्रेंड्स ने पहले, एक मेरी एक फ्रेंड है, उसको रीडिंग बहुत पसंद है, उसने ली। तो फिर उसकी बुक से मैंने रीड करना स्टार्ट किया। फिर मैंने कुछ ई बुक्स रीड की, तो उससे मेरा लाइक पूरा प्रोसेस चला। अलिफ मैंने पढ़ी है, अलिफ मुझे अच्छी लगती है, बट ऐसी नहीं है कि मैं उसको ऑल टाइम फेवरेट के तौर पर रिकमेंड कर सकूं। स्टोरी बहुत अच्छी है, ड्रामा उस पर बहुत अच्छा बना है। ओके। अच्छा, सो we were discussing कि why is your top 5 book recommendations? यस, मार्क मेंसन की मैं आपको किताब बता रहा था। एक तो एटॉमिक हैबिट आप हम्म। लोगों ने पढ़ी होगी। इसके अलावा हम्म। द सबटल आर्ट ऑफ नॉट गिविंग अप। आई थिंक के मेरा लाइफ के हवाले से पर्सपेक्टिव था ना, वो टोटली उन्होंने चेंज कर दिया। यानी कि आई थिंक बिलीव के, मतलब मैं नॉवेल्स वगैरह बहुत कम पढ़ता हूँ। यानी कि मुझे फिक्शन वाली किताबें पढ़ना, आई थिंक मुझे मुझे रियलिटी बेसिस जो किताबें होती हैं मुझे ज़्यादा पसंद आती हैं। हकीकत में अपनी प्रैक्टिकल लाइफ आपकी किस तरह रन होती है। तो वो किताब जब मैं पढ़ता था तो आई वाज लाइक, यार मतलब हाँ, हम लोग लाइफ को इस नजरिए से क्यों नहीं देखते, यार कि हम लाइफ को इस नजरिए से क्यों नहीं जीते। यानी कि तो आई थिंक के मार्क मेंसन की किताबें जो है ना, फिर वो मुझे मतलब कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। बहुत जगहों पर मैं बिलीव करता हूँ कि कहीं कभार कंफ्यूज हो जाता हूँ या डीमोटिवेट होता हूँ, तो उनकी किताबें खोल के पढ़ रहा होता हूँ। फिर डिफरेंट चीजें, इवन के वो लूजर्स को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं वहां पर, और सक्सेस को भी जहाँ पर जो है अपना अगर वो अप्रिशिएट कर रहे हैं वहाँ पर फेलियर को भी अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें उनकी किताब के अंदर ना आपको, जो कि हमारी सोसाइटी के अंदर आपको नॉर्मली नहीं मिलेंगी, वो आपको हम्म। वो उस किताब के अंदर मिलेंगी। तो यू फील लाइक हाँ यार, मतलब इस तरीके से भी लाइफ जी सकती हैं आप। इस अगर आप फेल भी हुए हैं तो नो प्रॉब्लम, यू कैन मूव ऑन। आप इस तरीके आगे निकल सकते हैं। तो आई थिंक मार्क मेंसन की किताबें मेरे लिए एक, जो समझे कि बड़ा, मैं उनकी किताबें ही मोस्टली पढ़ता रहता हूँ, ओके। बुक्स दो वगैरह। किताबें बता दी, तीसरी? दो किताबें इसके अलावा अच्छा, हाँ, युval नोआ हरारी की किताबें अगर आपने पढ़ी होंगी, सेपियंस वगैरह, ये भी मैंने पढ़ी हुई हैं। राइट, ओके, उनकी किताबें कुछ कंट्रोवर्शियल होती हैं, कि काफी लोगों के डिफरेंट व्यूज होते हैं किताबों के, हाँ। बट इंटरेस्टिंग होती हैं। पढ़ने का मजा है, इनकी किताबें अच्छी होती हैं उनकी। ओके। चार ये हो गई, दो और एक और। वन मोर, इसके अलावा मैंने नॉवेल्स भी पढ़े हैं। लेट मी थिंक ऑफ इट। आई थिंक द 40 रूल्स ऑफ लव, एवरीबॉडी नोज अबाउट इट वेरी वेल। एक बहुत अच्छी किताब है, द हाँ, 40 वो अच्छी रूल्स ऑफ लव। किताब है। आप लेकिन फिर इसके उस अलावा लेवल भी का अगर आपके पास वो सेंस डेवलप, आई रियली बिलीव कि शुड बी एबल टू हेल्प यू, दैट साइमन सिनेक। साइमन सिनेक इज अमेजिंग पर्सन। उसकी 4 किताबें हैं, लिखी भी 4 है, बट ही इज द मैन। तो अगर किसी ने ना ये चीज की, मतलब फॉर एग्जांपल समवन इज लाइक या लाइफ से बहुत डीमोटिवेटेड है और लाइक बोला नहीं हो रहा मुझे, तो आई वुड सजेस्ट, या मेरा अंदाजा है कि सबसे अच्छा जो बंदा है ना टू हेल्प यू गो थ्रू दिस, दैट साइमन सिनेक। और वो बंदा क्या बोलता है यार, क्या राइटिंग से और इन सारी चीजों से। वन थिंग आई वुड लाइक टू नो अबाउट यू अब ऑन सोसाइटी के लेवल पर ना। सो फॉर एग्जांपल जैसे शामी ने बताया ना कि यू गाइस डू वीकली सेशंस, सो आई वुड लाइक टू नो मोर अबाउट दोस वीकली सेशंस। वो वीकली सेशंस के बारे में ना, क्या सीन है, किस तरीके से होता है, क्या करते हो, क्या बताते हो? बेसिकली हम लोगों ने फिलहाल ये सेशन सिर्फ मेंबर्स तक रिस्ट्रिक्ट रखे हैं, जो हम्म। सोसाइटी के मेंबर्स हैं।
हम लोग हर वीक एक सेशन ऑर्गेनाइज करते हैं, उसका एक टॉपिक सेलेक्ट होता है, एक प्रेजेंटर सेलेक्ट होता है, और अकॉर्डिंग टू देयर एक्सपर्टीज, लाइक अगर आज का टॉपिक, आज मीटिंग है बेसिकली, आज 7:30 मीटिंग थी और मैं उनसे एक्सक्यूज करके आई हूँ कि मेरा स्केड्यूल थोड़ा बिजी है, मैं आ नहीं सकती। आज का टॉपिक है नाइलिज्म, और एक ग्रेट। प्रेजेंटर से नाइलिज्म पे सब लोगों को अपना ब्रीफ देगी कि उनका क्या विजन है। सब लोगों के लाइक आइडियाज एक्सचेंज होते हैं कि नाइलिज्म पे सबका क्या विजन है। एक लाइक साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट पे जा रही है वो चीज। सब लोग अपने अपने व्यूज बताएंगे कि हाउ इज इट नाइस, हाउ इज इट नॉट, सबके क्या विजन है और उसका क्या प्रोबेबल आउटकम आ सकता है। इस तरह ना एक डिस्कसिव एक एनवायरनमेंट बनता है, सब लोग इंटरैक्ट करते हैं, लाइक इंटरैक्टिव सेशंस होते हैं। और हमारी प्लानिंग है कि इन सेशंस को हम लाइक ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए भी ओपन रखें ताकि सब लोग आगे खुद सीख सकें। जब ये सेशंस हमारे स्टार्ट हुए थे ना, तो हम लोगों ने लाइक राइटिंग की बेसिक्स से स्टार्ट किया था, बिकॉज हमारे पास जो मेंबर्स हैं वो फर्स्ट ईयर से लेकर फाइनल ईयर तक सारी 5 ईयर्स, 5 बैचेस होती है ना एमबीबीएस में, तो पांचों बैचेस के स्टूडेंट्स हैं। तो उसमें से काफी इनएक्सपीरियंस्ड भी हैं। तो हमने लाइक बेसिकली हमारा मोटिव था कि उनको ग्रूम करें, बिकॉज प्रेसिडेंट फाइनल ईयर से हैं, उसके बाद उसी तरह पोजीशन डिवाइडेड है, तो उसके बाद लोग जाते जाएंगे, हाँ। एक्सपीरियंस लोग जाते। तो जाने से पहले एटलीस्ट हम उन लोगों को इतना ट्रेन कर दें कि हमारे बाद वो सोसाइटी चला सके, यस। वो मजीद वाले लोगों को हेल्प आउट कर सकें, उन्हें ट्रेन कर सकें। तो हमारा पहला सेशन यही था कि लाइक राइट हाउ टू स्टार्ट राइटिंग, पहला सेशन था हाउ टू स्टार्ट राइटिंग। उनको हमने बताया, लाइक वो सेशन मैंने कंडक्ट किया था बेसिकली। ग्रेट। वहां मैंने वो सारा बताया था कि बेसिकली आप जब लिखना स्टार्ट करते हो, लाइक फर्स्ट पेज आप कैसे करते हो। उसी सेशन के अंदर हम लोगों ने उसी वक्त सबको मैंने टास्क दिया कि सब लोग एक एक लाइन लिखेंगे, सबने एक लाइन लिखी। फिर मैंने एक और एस्पेक्ट उन्हें बताया था कि आप एक दूसरे की राइटिंग को कंटिन्यू कैसे करोगे। तो मैंने सबके पेपर्स एक्सचेंज करवाए और फिर नेक्स्ट सेशन में सब लोग उस लाइन पर पूरे पूरे पैराग्राफ्स और पूरे पेजेस लिख कर लाए थे। तो काफी डिफरेंट एस्पेक्ट देखने को मिला, लाइक बेसिकली जिसने वो पहली लाइन लिखी थी उसका क्या माइंडसेट था, उसकी क्या स्टोरी थी, और अब जो स्टोरी बन गई है वो क्या है। दैट वाज वेरी अमेजिंग टू सी। इस तरह हम लोग सेशंस ऑर्गेनाइज करते हैं। दिस इज अमेजिंग थिंग। पता है क्या, तुम लोग जो कर रहे हो ना, सेशन सेशन तो कर रहे हो अपने अपने डॉर्म रूम्स के अंदर। इवन यू डोंट हैव टू ओपन अप योर माइक, अपना कैमरा भी नहीं ओपन करो, यू जस्ट गो गो अराउंड। एक पीपीटी है, कोई बंदा बता रहा है, वैसे ऐसे ऐसे बात करो। सो दिस विल बी समथिंग दैट आई वुड रियली इंटरेस्टेड इन, कि ये चीज किस तरीके से कर पा रहे हो। सो you guys should do this, and like if you would ever like to collaborate ना, तो have people in different universities and like जो इससे रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, इवन फाइज है और बहुत सारे लोग हैं। सो व्हाट यू कैन गाइस डू कि कोलैबोरेट विद देम, उनको बोलो कि ठीक है यार, हम लोग के पास ना लोग नहीं, फॉर एग्जांपल हम लोगों ने ओपन नहीं किया किसी भी लोग पे, सो वी जस्ट वांट टू डू दिस टॉक एंड ब्रिंग पीपल, लोगों को लाओ। तो फिर लोग आएंगे एंड दे विल लिसन, दे विल टॉक, और ये सारी चीजें होंगी। तो आई शुड थिंक ये चीज करनी चाहिए तुम लोगों को, कि किस तरीके से किस तरीके से लोगों को इन करवा सको। या या फाइज। वी आर हाँ बोलो। फॉरवर्ड टू इट। हाँ यू शुड बी, बट बिकॉज हाँ, बस ये है कि हमारे सोसाइटी इस ईयर ही इंट्रोड्यूस हुई है, हाँ फरवरी में हमारे इंटरव्यूज कंप्लीट हुए थे, लाइक मार्च तक सारी रिक्रूटमेंट्स कंप्लीट हुई थी, और उसके बाद रमजान आ गए थे। तो रमजान के बाद लाइक अब हमने एक्टिवली सेशन स्टार्ट किए हैं, तो एवरीथिंग विल गो ऑन अ स्लो पेस ना। इवन हाँ वी हाँ डोंट हैव गेट इट। एन लाइक दैट। इस वीकेंड से हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा। अमेजिंग। हम लाइक पेज प्रॉपरली, और फिर वहां पे सब अपना कंटेंट शेयर किया करेंगे। हाँ तो लाइक एक हमारा डेवलप हो रहा है, लाइक इस वीकेंड। बता रहे थे। आवेद भाई, मेरा टेन्योर एज हेड ऑफ ड्रामेटिक जो है वो इसी साल जनवरी 24 में स्टार्ट हुआ है। हम्म तो स्टार्ट होते ही जो है हमारा पहला तो जो है प्रोजेक्ट में मिला म्यूट मॉडल यूनाइटेड नेशंस के लिए। हम्म। तो हम लोगों ने पहला तो उसमें हम लोग बिजी हो गए। हमारा काफी तकरीबन ऑलमोस्ट एक महीना हम लोगों ने उसी पर काम किया सही। कंटिन्यूसली, ड्रामा कास्ट तैयार करना, फिर डायरेक्टर वगैरह ये वो, फिर डिफरेंट, क्योंकि एक नाइस। इससे भी नहीं होता कि स्क्रिप्ट एक दफा लिख ली तो मतलब वो कॉन्स्टेंट हो गई, नहीं भाई, स्क्रिप्ट टिल द एंड ऑफ ड डे आपकी चेंज होती रहती है, हाँ हाँ आई गेट कंटिन्यूसली इट, आई डायलॉग गेट चेंज इट। होते हैं। तो फिर उस पर वक्त हो रहा था। उसके बाद हमारा यूनिवर्सिटी का जो एकेडमिक जो एक कैलेंडर है ना वो इतना ज़्यादा बिजी है, यानी कि अभी हमारा उसके बाद जैसे न्यूज मंथ खत्म हुआ तो उसके बाद हमारे एग्जाम्स आ गए, एग्जाम्स के बाद वेकेशन आ गई,
फिर वेकेशन के बाद फिर एग्जाम्स आ गए, अब फिर वेकेशन है। अभी हमें जो सेकंड प्रोजेक्ट हमें करने के लिए मिल रहा है ना, वो भी हमें वेकेशन के अंदर मिला है हमें करने के लिए। अभी भी हम लोग जो है वो उसी पे काम कर रहे हैं, आई थिंक डिफरेंट लोगों 14 को अगस्त रिक्रूट का कर रहे होगा, हैं नाउ भाई। आई गेट इट, मुझे पता। हमारा कैलेंडर है, जैसे हमारे पास ड्रामा जो है ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करेंगे हम लोग। इसके अलावा हम लोग जो है वो एक प्लेटफॉर्म हम लोग हमारा यूनिवर्सिटी का ऑल न्यू टैलेंट हंट के नाम से, जिसके थ्रू जो है हम लोग डिफरेंट स्टूडेंट्स ओवरऑल पूरी यूनिवर्सिटी के हम अलाउ करते हैं कि स्टूडेंट्स आए, अपना ग्रुप लेकर आए, वो ड्रामा परफॉर्म करें, अपनी कोई स्टोरी लेकर आए, अपना कोई पर्सपेक्टिव कोई कंटेंट लेकर आए, परफॉर्म भी खुद ही करें, स्टोरी भी खुद ही लेकर आए। अगर जो तो वाकई लगा कि हाँ यार कोई टैलेंट है या कोई अच्छा लिखा हुआ है, कोई अच्छा जो है वो उसमें परफॉर्म कर रहे हैं एज एन एक्टर, एज अ राइटर, तो फिर हम उसको वहाँ से पिकअप कर लेते हैं। 14 अगस्त के वाले से भी हमारे पास जो है वो कुछ ड्रामाज हैं। इसके अलावा हमारे पास ट्रेनिंग सेशन, मैंने ऑलरेडी ट्रेनिंग सेशन भी हैं, और डिफरेंट स्टोरीज है हमारे पास, जिसके लिए हमें जो है वो डिफरेंट लोग चाहिए, और हम लोग उसके लिए पोस्ट करेंगे। लेकिन ये सारी चीजें ना अभी आगे के लिए हैं, यानी कि अभी हमारे पास अनफॉर्चुनेटली टाइम की कमी होने की वजह से, और डिफरेंट प्रोजेक्ट्स अभी भी हमारे पास रनिंग में चल रहे हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। और सोसाइटी के अंदर सिर्फ हमारी जो ड्रामा सोसाइटी के अलावा डिबेटिक सोसाइटी भी है ना, उसमें भी काम हो रहा है। तो दोनों में साथ काम हो रहा है ना, तो कभी कभार हमें वहां शिफ्ट होना पड़ता है, कभी कभार हमें फिर यहाँ शिफ्ट होना पड़ता है। नहीं नहीं, तो आई गेट थोड़ा इट, आई बहुत ना गेट इट। थोड़ा क्लेश भी किया था। तो इस वजह से अभी फिलहाल तो मतलब सिर्फ प्रोजेक्ट्स पे ही काम हो रहा है। यानी जैसे पहले हुआ था, अभी दूसरे प्रोजेक्ट पे काम हो रहा है, इसके बाद फिर प्रोजेक्ट्स की लाइन लगेगी बाकायदा, एक प्रोजेक्ट पे दूसरा प्रोजेक्ट पे तीसरा प्रोजेक्ट, क्योंकि उसका फिर वेकेशन भी नहीं है इतनी पास। इसके अलावा जो है फिर कोई बीच में कोई ऑब्स्टेकल भी नहीं है, तो हम लोग कंटिन्यूली काम करेंगे। तो ये अभी फिलहाल तो एज हेड ऑफ ड्रामेटिक्स मेरा इतना ही टेन्योर रहा है, लेकिन आगे के लिए बहुत सारे प्लान्स हैं जो कि टाइम 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 रिवील किए जाएंगे। हाँ तो पावर ऑफ पेन को, हाँ हाँ। लाइक अगर हम देखें तो लामा इकबाल ने भी अपने पावर ऑफ पेन की ही पावर से काफी ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट किया था पूरी यस। नेशन पर। तो हम एक पेन की पावर को तो अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। तो फिर उस सेशन में भी हम लोगों ने जो मेंबर्स थे उनको ये पूरा एक्सप्लेन किया था कि आप अगर प्रोटेस्ट करना चाहते हो राइटिंग के थ्रू तो आप किस तरह कर सकते हो। बेसिकली हमने उन्हें गाइडलाइन दी थी कि आप कौन से मीडियम्स यूज कर सकते हो, कौन से मीडियम्स बेस्ट हैं, कौन से नहीं हैं, और राइटिंग फॉर्मेट क्या होता है। बिकॉज हर तरह की राइटिंग में ना डिफरेंट फॉर्मेट्स यूज होते हैं। प्रोटेस्ट राइटिंग का भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, हमने वो एक्सप्लेन किया था। मैं थोड़ा अगर लाइक रफली ब्रीफ हाँ हाँ दे भी हाँ। दूं इस पॉड, तो प्रोटेस्ट राइटिंग, क्योंकि ये तो एक बेसिक चीज है जो सबको आनी चाहिए। ऑफ प्रोटेस्ट कोर्स। राइटिंग इसमें इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी फर्स्ट लाइन कैची हो, कि रीडर्स को वो अट्रैक्ट करे। इधर आपका टाइटल ऐसा हो कि लाइक फर्स्ट ग्लांस में ही क्लिक कर जाए, या फिर आपकी फर्स्ट लाइन इतनी कैची हो कि कोई लाइक स्क्रॉल कर पाए। अगर स्लोगन हो, आपने स्लोगन स्लोगन। स्लोगन आपके इतने स्लोगन या फिर फर्स्ट लाइन आपकी इतनी अट्रैक्टिव हो, जब डिटेल पढ़ने जाए ना तो वो कोई भी इजिली स्क्रॉल ना कर पाए। एग्जैक्टली। उसके बाद आपका कंटेंट आपकी ऑडियंस के मुताबिक हो। अगर आप अपनी फैकल्टी के लिए और यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लिखना चाहते हो, उनको लाइक एक लेटर के फॉर्म में आप दे रहे हो, तो उस हिसाब से फॉर्मल राइटिंग यूज हो। अगर आप अपने सोशल मीडिया पे अपलोड कर रहे हो, तो उस हिसाब से आपकी राइटिंग उतनी सिंपल हो कि हर एक इजीली समझ पाए। लाइक अगर मैंने इतनी मुश्किल इंग्लिश यूज कर ली, इतनी मुश्किल वोकैबुलरी यूज कर ली है कि सामने वाले को डिक्शनरी लिटरली खोलनी पड़ रही है, तो वो ऑब्वियसली ही इज गोना स्क्रॉल ना, वो तो अगले इंसान तो नहीं पढ़ेंगे। तो अपनी ऑडियंस को जानते हुए भी आपको प्रोटेस्ट कर रहे हो ना, तो ऑडियंस का पढ़ना जरूरी है, ऑडियंस की सपोर्ट जरूरी है, तो ऑडियंस को देखते हुए भी करना इम्पोर्टेंट है। आई थिंक एज ऑफ नाउ जो सिचुएशन चल रही है एआई रिलेटेड, एआई कांट टेक ओवर ह्यूमंस इन द सेंस ऑफ राइटिंग। काफ़ी एस्पेक्ट्स में या इट कैन टेक ओवर, बट हर सिचुएशन में वो नहीं कर सकती, बिकॉज एआई की जो राइटिंग है ना, इट लैक्स ह्यूमन सोल। एक इंसान जब लिखता है ना, तो जो एक लाइक ह्यूमनली फ्लॉज होते हैं ना, वो उसमें एक सोल डालते हैं राइटिंग में। एक इंसान की लिखी हुई, एक ह्यूमन की लिखी हुई राइटिंग में एक सोल होती है, एआई में वो सोल नहीं होती। आई थिंक दैट्स द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफरेंशिएटर कि फ़िलहाल जितने भी एआई हैं, चैट जीपीटी, बार्ड, जेमिनाई, लाइक कुछ भी टुक ओवर नहीं कर सकता इन द रीसेंट कमिंग ईयर्स। बट जिस तरह एआई डेवलप करता जा रहा है, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि वो ह्यूमन सोल और लाइक ह्यूमन एरर्स को भी अडेप्ट करना शुरू कर दे। तो आई कांट कम्प्लीटली से, लाइक वी कांट कम्प्लीटली से कि इन फ्यूचर एआई टुक ओवर नहीं करेगा। बट एज ऑफ नाउ, लाइक रिसेंट 5 to 10 years, लाइक 5 years तक तो मैं एआई को 100% राइटर्स को टुक ओवर करते हुए नहीं देखती, बिकॉज एक वो ह्यूमन सोल नहीं होती है एआई की राइटिंग में। और
एआई की राइटिंग का लाइक फॉर्मेट एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है, वो देखते ही पता चल जाता है ये एआई की राइटिंग है। और इवन जो रीडर्स होते हैं ना, उनको लाइक अगर किसी को पता चल जाए कि ये एआई से लिखवाया गया है ना, तो काफ़ी बार लोगों का दिल भी नहीं करता उसको पढ़ने का। काफ़ी बार मतलब इवन हमारे यूनिवर्सिटीज़ में भी इवेंट्स होते हैं, अगर किसी ने कोई एआई का यूज़ करके कोई चीज़ लिखी है, कोई स्क्रिप्ट या फिर कोई पार्ट लिखा है ना, तो टीचर्स जैसे ही उन्हें आइडिया होता है, वो फ़ौरन उनके माइंड में आता है कि नहीं, ये ह्यूमन नहीं है, हमें नहीं पढ़ना। तो ये भी एक इम्पैक्ट है एआई का कि काफ़ी बार रीडर्स सिर्फ एआई का नाम सुन के ही उस चीज़ को पढ़ना नहीं चाहते, चाहे ऑथर ने उस एआई के प्रॉम्प्ट में कितनी भी एडिटिंग करके उसमें ह्यूमन सोल ऐड करने की कोशिश की हो। अगर उनको पता चल जाता है कि एआई ने लिखा हुआ है ना, तो सारा क्रेडिट ऑथर से चला जाता है, चाहे वो उसमें कितनी भी एडिटिंग कर ले। बेसिकली ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है इस पर। अच्छा, वैसे एज अ राइटर अगर मैं आप इस बात को अगर देखूँ, एआई अगर हमारी राइटिंग को इस तरह से इम्पैक्ट कर रहा है, तो बेसिकली मैं आपके सामने ना एक छोटी सी बात शेयर कर दूँ कि कभी कभार ऐसा हुआ करता था कि मुझे कभी कभार ना अपनी स्टोरी राइटिंग में कभी कभी कोई प्लॉट वगैरह जो है ना, मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं अगला सीन कैसे लिखूँ। तो मैं उसकी ना उसके लिए एआई से हेल्प लिया करता था कि हो सकता है कि एआई मुझे कोई ना कोई हेल्प आउट कर दे। लेकिन एवरी टाइम जब भी मैं एआई से अपने किसी प्लॉट के बारे में हेल्प करने की कोशिश करता था, मैं हमेशा डिसअपॉइंट होता था, क्योंकि जिस पॉइंट पर मेरा दिमाग वर्क प्रोसेस कर रहा होता ना, यानी जो चीज़ को मैं एक्सपेक्ट कर रहा होता था वो मुझे मिलती नहीं थी। तो मेरा एक्सपीरियंस ये रहा, या मैं बिलीव ये करता हूँ कि ह्यूमन क्रिएटिविटी को एआई को रिप्लेस करने में ना बहुत टाइम लगेगा। और क्रिएटिव राइटिंग तो एक्जैक्टली ये भी एक ह्यूमन क्रिएटिविटी है। अभी तक एआई जो है ना वो ह्यूमन फीड पे ही चल रहा है, जितना उसको ह्यूमन फीड कर रहा है। तो आई थिंक ह्यूमन क्रिएटिविटी को रिप्लेस करने में उसको काफ़ी टाइम लग जाएगा। और अभी फ़िलहाल इतना एआई डेवलप नहीं हुआ है कि हमें वो रिप्लेस कर सके या क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर सके। क्रिएटिविटी बहुत आगे तक जाएगी और क्रिएटिविटी का अभी तक कोई एंड नहीं है। तो आई थिंक एआई को टाइम लगेगा, और अभी तक हमें मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मेरी जगह या एक राइटर की जगह या क्रिएटिव राइटर की जगह या किसी भी क्रिएटिविटी की जगह जो है अभी तक एआई ले सका है या ले पाएगा। और एट दी एंड यू नो कि एआई जस्ट सिंपल मशीन या रोबोट कह लें, कोई ह्यूमन सेंटिमेंट्स इमोशन उसके अंदर है ही नहीं। तो स्टोरी के अंदर ना ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है, सेंटिमेंट्स इमोशन कॉमेडी, वो आपको एआई वो रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर सकता। एट दी एंड आपको फिर उसके लिए एक ह्यूमन की नीड पड़ेगी, बिकॉज ह्यूमन नोज अबाउट द इमोशन सेंटिमेंट फीलिंग्स ऑफ एनी अदर पर्सन और ह्यूमन। तो ये सारी चीज़ें आई थिंक एआई को रिप्लेस करने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो आई थिंक अभी फ़िलहाल एआई इज़ नॉट इवन इनफ डेवलप के जी हमें वो रिप्लेस कर सकें या क्रिएटिविटी को रिप्लेस कर सकें। And thank you, Awais, for this amazing podcast. I really enjoyed it. And literally, I want to tell you कि जो चीज़ें हमारे दिमाग में रन करती हैं बेसिकली, कि हम जिस प्रोसेस से गुजर के आए और जिस प्रोसेस से इस वक्त गुजर रहे हैं, वो एक एक क्वेश्चन आपने हमसे पूछा, एंड आई वाज लाइक वाओ, मतलब ये चीज़ें तो हम लोग वाकई सोच रहे होते हैं, और ये चीज़ वाकई हमारे बारे में जो है वो भाई ने पूछ ली। सो it was really amazing, you can say, के podcast and discussion with you. एट द एंड मैं अगर अपने बारे में अगर ये कंक्लूड करना चाहूँ, तो जब भी मैं एज अ राइटर जब मैं लिख रहा होता हूँ, तो मेरा तो सबसे मेन जो मेरा एम होता है वो ये होता है कि सोसाइटी को कोई ना कोई अवेयरनेस का मैसेज दिया जाए, कोई ना कोई मैसेज कन्वे किया जाए। और उसका बेस्ट वे ये है कि आप उनको मैसेज जो है वो किसी ना किसी जो है ड्रामा के थ्रू, किसी ना किसी प्ले के थ्रू जो है ना उनके सामने एक मैसेज कन्वे करें। उसका सबसे बेस्ट पता है क्या होता है, कि ये होता है कि सोसाइटी उस मैसेज को वो इम्पेक्ट भी रखता है, एंड सेकेंडली सोसाइटी उस मैसेज को जल्दी अडॉप्ट कर लेती है। जो चीज़ उनको एक विजुअल्स के थ्रू जो चीज़ दिखाई जाती है ना, उस चीज़ को सोसाइटी एंगेज भी होती है उसमें, और उसमें एंगेज होने के बाद फिर उस चीज़ को अडॉप्ट करने में उसको अपनी विल भी शो करती है। काफ़ी चीज़ें बातों से नहीं समझ में आती हैं, काफ़ी चीज़ें दिखने में जो है समझ में आ जाती हैं। विजुअल्स के ड्रामा इज़ द बेस्ट थिंग के जिस तरीके से आप उस मैसेज कन्वे कर सकते हैं। बात अक्सर ऐसा होता है कि एक कान से सुनी दूसरी कान से निकल गई। सो ड्रामा आई थिंक एक बहुत बड़ा जो है ना इम्पेक्ट रख सकता है, और बहुत बड़ा सोर्स हो सकता है कि हमें अगर सोसाइटी में कोई मैसेज कन्वे करना है इस तरीके से कि अगर लोगों को मैसेज पहुंच भी जाए, उसको बुरा भी समझे, उसको अडॉप्ट भी करें, और उसको विजुअली दिखाया जाए, इंगेज करके दिखाया जाए बाकायदा जो, तो आई थिंक ड्रामा इज़ द ओनली सोर्स के जिस तरह से हम मैसेज कन्वे कर सकते हैं। और मैं इसी चीज़ को अपने दिमाग में रखते हुए जो है वो ड्रामा लिखता हूँ, और उनमें कोई ना कोई मैसेज छोड़ता हूँ, तो कि सोसाइटी के अंदर कोई ना कोई छोटा मोटा ही सही लेकिन कंट्रीब्यूट कर सके। वेल दिस होल पॉडकास्ट वाज अ रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। मुझे बहुत मज़ा आया ये पॉडकास्ट का पार्ट बन के। इट वाज अ रियली नाइस अपॉर्चुनिटी। मैंने बहुत अच्छे से ख़ुद को और अपनी सोसाइटी को रिप्रेजेंट किया। आई एम रियली थैंकफुल टू यू फॉर दिस अपॉर्चुनिटी, और आई एन्जॉयड रियली वेल।